स्टूडेंट बेटा, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? इसके पहले हम क्या ये पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, उसके बाद पॉलिनेशन क्या होता है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है। हमने जो पॉलिनेशन का टाइप्स पढ़ा था, इसमें दो तरह का माफ कीजिएगा, तीन तरह का पॉलिनेशन पढ़ा था। एक पढ़ा था ऑटोगैमी, एक पढ़ा था जेनटोनोगैमी, एक पढ़ा था जीनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या था कि यानी सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था। जीनटेनोगैमी क्या था, वो एक ही प्लांट के एक ही प्लांट के फ्लावर से निकला हुआ एंथर से, एक ही प्लांट के फ्लावर के एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर रहा है। ठीक है ना, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के वो लैंड कर रहा है। यानी एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर दो होते हैं। जीनोगैमी क्या था, जीनोगैमी में डिफरेंट प्लांट थे। ठीक है ना, एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट थे, उस पर फर्टिलाइजेशन हो रहा था। एक चीज इसी में आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेटा जो प्लांट होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस से बचने का प्रयास करते हैं। बात को समझ लीजिएगा, मेरा कहने का मतलब यह है कि वो ऑटोगैमी प्रोसेस से बचने का प्रयास करते हैं। ऑटोगैमी प्रोसेस से बचने के प्रयास के लिए प्लांट अपने अंदर कुछ एडाप्टिव कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं, उसी को हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। ये एडाप्टिव कैपेबिलिटी क्यों डेवलप करते हैं, क्यों ऑटोगैमी से बचने का प्रयास करते हैं, इसको हम एक लाइन में समझ लेते हैं। जैसे यहां पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, ठीक ना, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, ठीक ना, डिवाइसेस क्या है। ठीक, अब इसको समझ लीजिए। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, continuous self pollination, continuous self pollination cause inbreeding डिप्रेशन। अब सवाल यह है कि कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होगा, मतलब कि ऑटोगैमी होगा, तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज कर देगा। लेकिन ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है बेटा? देखो, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा कंटिन्यू, तो उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आएगी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आएगी तो उनमें इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन नहीं होगा तो वो जैसे आज हैं वैसे 10 साल बाद भी रहेंगे। तो परिस्थितियां बदलती जाएंगी लेकिन वो नहीं बदलेंगे। तो उनके अंदर एडाप्टिव कैपेबिलिटी, उस जगह पर रहने की, सर्वाइवल की जो क्षमता है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो यानी आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि उनके सर्वाइवल पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। इससे बचने के लिए ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डेवलप करते हैं। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको समझ में आया बेटा कि ये आप इसको तो बहुत अच्छा आप जेनेटिक्स में समझ पाएंगे, लेकिन अभी आप इतना जानते रहो कि ये वेरिएशन एक्सप्रेशन, वेरिएशन इवोल्यूशन, ये दोनों चीजें जो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में नहीं होगा तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेस्ड होते चले जाएंगे, यानी उनमें इवोल्यूशन नहीं होगा, वो पीछे होते चले जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर नेचर में और सभी ऑर्गेनिजम्स में तेजी के साथ इवोल्यूशन हो रहा होता है। ठीक, अब क्या 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 समझा आपने? कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। So for the preventing of सेल्फ पॉलिनेशन को आप सेल्फिंग भी कह सकते हैं बेटा, आप सेल्फ पॉलिनेशन भी लिख देते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन समझ जाइएगा बेटा, बोल दे रहे हैं इसलिए, वर्ड ना समझ में इसलिए बेटा बोल देता हूं। सेल्फ पॉलिनेशन, फॉर द प्रिवेंटिंग ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट डेवलप some adaptive capability to avoid the autogamy
ऑटोगैमी, ठीक है ना बेटा। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को आप इस 2 लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा कि अगर कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन होता रहेगा तो उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, इसलिए प्लांट कुछ ऐसी एडाप्टिव कैपेबिलिटी को डेवलप करते हैं जिससे वो ऑटोगैमी को बचा सकें, ठीक ना, ऑटोगैमी से बच सकें। अब आप यहां पर देखिए कि वो ऐसे समझिए कि कुछ ऐसे कंट्रीवेंसेस कह सकते हैं या फिर डिवाइसेस कह सकते हैं कि वो ऐसे कौन कौन से डिवाइस को, ऐसी कौन सी जो युक्ति होती है, हिंदी में समझिए कि वो ऐसी कौन सी युक्ति होती है उसको जो डेवलप करते हैं जिससे वो ऑटोगैमी से बच सके, ठीक है ना। तो अब आप यहां पर देखिए कि ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हैं, यानी ऐसी कौन सी युक्तियां हैं जिससे वो अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन से बचाती हैं, ठीक है ना बेटा। यहां पर इसको मिटाते हैं हम इसको, ठीक। हाँ बेटा, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहली चीज जो होती है बेटा वो यूनिसेक्सुअल प्लांट। अगर आप ऐसे सिंपल समझिए, कोई एक प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है ना, यानी एक प्लांट मेल होगा तो एक दूसरा प्लांट फीमेल होगा। तो अब अगर एक प्लांट मेल है तो उसमें सेल पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी होगी, एक प्लांट फीमेल है तो उसमें सेल पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी होगी, उसमें तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, उसमें तो 100% क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। क्यों? क्योंकि यार आप सिंपल से समझिए, यहां पर एक प्लांट मेल है, एक प्लांट फीमेल है, ठीक है ना, ये मेल है, ठीक है ना, ये फीमेल है, ठीक ना, ये फीमेल है। तो अब क्या होगा, ये मेल वाला क्या बनाएगा, एंथर बनाएगा और इस फीमेल वाले के पास ट्रांसफर होगा, तो हुआ ना क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। याद है हमने आपको बताया था मोनोइसियस डायोसियस, मोनोइसियस बाइसेक्सुअल होते हैं और डायोसियस यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऐसे प्लांट को हम डायोसी कहते हैं, ठीक है बेटा, याद रखिएगा कि ये पहली एक ऐसी डिवाइस है, पहला एक ऐसा एडाप्टेशन है पौधों के अंदर जो ऑटोगैमी प्रोसेस को वो प्रिवेंट कर सकते हैं आसानी के साथ। ये है डायोसी प्लांट। एग्जांपल आप याद रखिएगा बेटा, पपाया है, ठीक है ना। अब दूसरा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि बेटा ये क्या बकवास कर रहे हैं सर, ये एक तो यूनिसेक्सुअल प्लांट और यहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब आप समझिए बेटा इसको सिंपल से, कोई एक प्लांट है, उसी प्लांट के अंदर एक पर क्या निकल रहा है, मेल फ्लावर निकल रहा है, एक पर क्या निकल रहा है, फीमेल फ्लावर निकल रहा है। फ्लावर में दोनों चीजें नहीं होंगी, यानी कि उसमें स्टामेन और पिस्टिल दोनों नहीं होगा, याद है ना, ठीक है। कि जैसे गुड़हल का फूल देखते हो चाइना रोज का, उसमें मेल भी है उसमें फीमेल भी है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं मेल फ्लावर अलग खिल रहा है, फीमेल फ्लावर अलग खिलता है, तो ऐसे पौधों को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे पौधे जो यूनिसेक्सुअल, याद रखिएगा बेटा नीट में पूछा गया क्वेश्चन है यहां पर जो बताने चल रहे हैं, यूनिसेक्सुअल जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, मतलब ऑटोगैमी नहीं होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है तो क्या इसमें जीन टेनोगैमी होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? सपोज करते हैं ये एक यहां पर प्लांट है, ठीक है ना, ये एक प्लांट है, यहां पर क्या बन रहा है, मेल फ्लावर बन रहा है, ठीक ना, यहां पर एंथर बन रहा है। जस्ट इमेजिन करते हैं बेटा ऐसे रफ डायग्राम से, ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है, ठीक। यहां पर क्या है बेटा, एक फीमेल फ्लावर है, ठीक है ना, एक फीमेल फ्लावर है। अब बताइए, एक मेल फ्लावर एक फीमेल फ्लावर, ठीक है ना, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर। अब क्या होगा, इसमें मेल फ्लावर यहां पर एंथर बना रहा है पोलन ग्रेन, लेकिन पोलन ग्रेन तो इसमें स्टिग्मा तो है नहीं जो इसको फर्टिलाइज कर सके। अगर इसमें स्टिग्मा होता, इसको फर्टिलाइज कर देता तो ऑटोगैमी हो जाता। तो क्या करेगा, इसका पॉलन इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे मौजूद फीमेल पार्ट स्टिग्मा पर आकर के ये लैंड कर जाता है, इसको क्या कहेंगे बेटा, जीन टेनोगैमी कहेंगे। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, वो प्लांट तो बाइसेक्सुअल होंगे लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये ऑटोगैमी को तो बचा लेते हैं लेकिन जीन टेनोगैमी को नहीं बचा पाते हैं, इसको याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने दिया है मेज एंड कैस्टोर, ठीक है ना, मेज एंड कैस्टोर एनसीईआरटी ने साफ साफ दिया है, याद रखिएगा, ठीक है ना बेटा। मेज और कैस्टोर में क्या होता है, ऑटोगैमी नहीं होगा,
परंतु जिनटोनोगैमी इसमें होगा। ठीक है ना। अब आते हैं बेटा डाइकोगैमी। डाइकोगैमी शब्द आपके एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसकी पूरी कहानी को ही बयान कर दिया है। ठीक, इसको देखिएगा डाइकोगैमी क्या चीज होता है। डाइकोगैमी बेटा एक ऐसा मेथड होता है ऑटोगैमी से बचाने के लिए। अच्छा, अब आपको तो इतना तो पता ही है कि बेटा कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल होने की वजह से ये क्या करेंगे, ऑटोगैमी प्रोसेस को तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ये सारे प्लांट अपने अंदर ये मेथड से डेवलप किए हैं। तो इसमें होता क्या है बेटा, सपोज एक फ्लावर है, उसी फ्लावर में एक तरफ मेल डेवलप हो रहा है और दूसरी तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप हो रहा है, यानी गैमेट्स डेवलप हो रहा है। तो क्या हो सकता है बेटा, आप ऐसा सिंपली इसको आप समझिए, सिंपली इसको आप ऐसे समझिए। ठीक है ना, एक मिनट। डाइकोगैमी का मतलब आप एक ऐसे सिंपली आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि बेटा एक तरफ एक ही फ्लावर के अंदर क्या होता है, एक तरफ एंथर होगा, एक तरफ उसका स्टिग्मा होगा। एंथर का क्या होगा, मेच्योरिटी होगी, आपको पता है एंथर मेच्योर एंड डेहिसेंस होगा। ठीक है ना, डेहिसेंस होगा, डेहिसेंस डेहिसेंस होगा। और स्टिग्मा मेच्योर होगा तो स्टिग्मा के ऊपर उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसे ये मान लेते हैं ये स्टिग्मा है, ये रिसेप्टिव हो जाएगा ताकि इस पर पॉलन ग्रेन आकर के इस पे बैठ सके आसानी से। तो स्टिग्मा क्या होगा, रिसेप्टिविटी होगी, रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, रिसेप्टिव हो जाएगा। तो अब आप कॉमन सेंस से ऐसे समझ लीजिए कि क्या होता है कि अगर पहले एंथर मैच्योर हो जाए, स्टिग्मा मैच्योर ना हो, या फिर पहले स्टिग्मा मैच्योर हो जाए और एंथर मैच्योर ना हो। बात समझ पा रहे हैं? एनसीईआरटी ने बहुत ही क्लियर कट लिखा है बेटा यहां पर कि कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि ये पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटीज आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, कि पॉलन का रिलीज होना, स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब एक साथ नहीं होती है। फिर उसके आगे लिखा है आइदर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। अब कह रहा है कि या तो पहले पॉलन रिलीज हो जाएगा या तो पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, दोनों चीजें। आगे क्या लिखा है, इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द। अब देखो बेटा ये कंडीशंस तो हेटेरोस्टाइली कहलाती है, पहले इसको बता लेते हैं तब उस पे चलते हैं दूसरी वाली लाइन पे। ठीक है ना बेटा, देखो क्या होता है कि जो पहले सपोज यहां पर एक फ्लावर है, ठीक है ना, एक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहां पर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यहां पर क्या हुआ, इसका ये वाला हिस्सा स्टिग्मा है, ये वाला हिस्सा एंथर है। अब क्या होगा, ये मैच्योर नहीं हुआ है लेकिन ये मैच्योर हो गया है, तो इसका पॉलन निकल जाएंगे सारे के सारे, इसके पॉलन निकल गए हैं। अब ये पॉलन क्या होगा, किसी दूसरे फ्लावर के पास चला जाएगा किसी एजेंट के थ्रू, लेकिन अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है ना, मैच्योर नहीं हुआ है। तो क्या होता है जब ये मैच्योर नहीं हुआ है तो क्या होगा, इसके पॉलन की वाइबिलिटी एक लिमिटेड समय तक होती है, ये जाएगा किसी और फ्लावर को फर्टिलाइज कर देगा। अभी स्टिग्मा मैच्योर हो रहा है, जैसे ही स्टिग्मा मैच्योर होगा इसके सारे पॉलन लॉस हो चुके होंगे। तो जब इसके सारे पॉलन लॉस हो चुके होंगे तो इस पर ये फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन आकर के इस पे पॉलिनेट कर देगा इसको। तो ये मेथड्स होता है, ये एक एडाप्टेशन होता है कि या तो भाई पहले एंथर मैच्योर हो जाए या फिर पहले स्टिग्मा मैच्योर हो जाए। पहले एंथर मैच्योर हो जाएगा तो वो जाकर के किसी एजेंट के थ्रू दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर देगा, या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिव तो हो गया है, सपोज करते हैं जैसे पहले यही मैच्योर हो गया है, यानी ये रिसेप्टिविटी इसकी बढ़ गई है। ठीक है ना, मैच्योर है, लेकिन मैच्योर तो है लेकिन इसका पॉलन अभी डेहिसेंट नहीं हुआ है, ये मैच्योरिटी इसके अंदर नहीं आई है। तो क्या होगा, इसका पॉलन तो निकलेगा ही नहीं जो इसको आकर के फर्टिलाइज करे, क्योंकि अभी तो ये मैच्योरिंग कंडीशन में है। तब तक क्या होगा, उसके पहले किसी दूसरे फ्लावर से निकला हुआ पॉलन आकर के इसके स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा, ऑटोगैमी खत्म, उसके चांसेस ही खत्म। तो इस
तरह की जो एडाप्टिव कैपेबिलिटी होती है प्लांट के अंदर, उसको हम डाइकोगैमी कहते हैं, ठीक है ना। डाइकोगैमी, डाइकोगैमी दो प्रकार की होती है, एक है प्रोटैंड्री, ठीक है ना, प्रोटैंड्री, एक है प्रोटोगाइनी। प्रोटैंड्री बेटा ये आर है, ठीक है ना, थोड़ी सी राइटिंग को आप बियर कीजिए मेरे साथ, ठीक। प्रोटैंड्री और प्रोटोगैमी, प्रोटोगाइनी। देखो बेटा इसके नाम में ही छुपा हुआ है एंड्रोसियम गाइनोसियम, ठीक है ना, एंड्रोसियम गाइनोसियम। प्रो मतलब पहले, तो पहले एंड्रोसियम मैच्योर हो जाएगा, यानी पहले मेल वाला पार्ट मैच्योर हो गया तो क्या होगा, वो जाकर के किसी को फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है ना। अब फिर क्या होगा, प्रोटोगाइनी में क्या होगा, प्रोटोगाइनी में पहले फीमेल मैच्योर हो जाएगा, मेल मैच्योर नहीं होगा। ऐसा प्लांट जो प्रोटोगाइनी है उसमें क्या होगा, पहले गाइनोसियम वाला हिस्सा यानी फीमेल पार्ट वो मैच्योर हो गया, मेल पार्ट अभी मैच्योर ही नहीं हुआ है, लेकिन फीमेल का स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया है, उसको कोई दूसरा फ्लावर आके पॉलिनेट कर दिया, ऑटोगैमी प्रोसेस खत्म, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल प्रोटो एंड प्रोटेंड्री किसमें देखने को मिलता है बेटा, मालवेसी में देखने को मिलता है। प्रोटोगाइनी किसमें देखने को मिलता है, माइचीलिया में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ने ऐसे शब्दों का बहुत ज्यादा यहाँ पर तवज्जो नहीं दी है, तो आप अपनी एनर्जी को इसमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक मेथड्स है जिसकी कहानी को तो लिख दिया है, लेकिन उसके जो टर्म्स हैं वो नाम नहीं लिखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। आते हैं, हाँ बेटा एक चीज और मैंने यहाँ पर लिखने में मिस कर दिया है, हेट्रोस्टाइली, मैं यहाँ पर बीच में ही लिख दे रहा हूं, हेट्रोस्टाइली, ठीक है, हेट्रोस्टाइली। अब इसमें जैसे दूसरी वाली लाइन में इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसमें क्या होगा, जो स्टिग्मा और एंथर होते हैं उसी फ्लावर के अंदर थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब पास होंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्लस ऑटोगैमी तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, थोड़ा सा अलग अलग पोजीशन पर वो डेवलप करते हैं अपने आप को। जब अलग अलग पोजीशन पर डेवलप करेंगे तो ऑटोगैमी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, हेट्रोस्टाइली, इसको भी मेंशन कर लीजिएगा, एनसीईआरटी ने इसकी भी कहानी को लिखा हुआ है, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर है एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसको कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या है बेटा, ये प्लांट के अंदर एक जेनेटिक कैपेबिलिटी होती है। जैसे क्या होता है कि जैसे इसी में आप समझिए, इसी में आप समझ जाएंगे कि एक ही फ्लावर, इसी फ्लावर से निकला हुआ एंथर अगर इसके ऊपर आकर के बैठता है, ठीक है, इसके ऊपर आकर के बैठता है तो सेम फ्लावर होगा, तो सेम फ्लावर में इसका जेनेटिक कंपोनेंट जो होते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो होंगे सेम होंगे, तो इनके अंदर कुछ ऐसा इंट्रैक्शन होता है पॉलन और पिस्टिल के बीच में, ये एक दूसरे को आसानी से पहचान लेते हैं। तो जब पहचान लेंगे, अब यहाँ पर जैसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं बेटा, ये जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है, साइंटिस्ट इस पे अपना, बॉटनिस्ट जो है इस पे अपना काम कर रहे हैं, आप इतना मत जानिए, उस पर जाना ही नहीं है, सिर्फ आपको इतना समझना है कि कुछ ऐसा जेनेटिक रूप से ये कैपेबल होते हैं कि ये अपने ही पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पर पहचान सकते हैं, यानी कि सेम एंथर से निकला हुआ, सेम फ्लावर के एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन्स को ये स्टिग्मा पहचान लेता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम एस प्रोटीन कहते हैं बेटा, ठीक है ना, एस प्रोटीन्स कहते हैं, खैर इस पे नहीं जाएंगे। इसी प्रोटीन के तहत ये एक दूसरे को पहचान लेते हैं और ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर देते हैं, ये यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, इसको कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं हम लोग हर्कोगैमी पर, ठीक है। ये हर्कोगैमी क्या है, हर्कोगैमी बेटा एक प्रकार का बैरियर है, जैसा कि हेट्रोस्टाइली में था ठीक उसी प्रकार का हर्कोगैमी होता है। हर्को मीन्स होता है बेटा बैरियर। एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, ज्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट करना है, आप जानते रहना है बस। यहाँ पर इसमें होता क्या है कि इसमें जो एंथर और स्टिग्मा के बीच एक लंबा गैप होता है, एक लंबा गैप होने की वजह से जो यहाँ पर बैरियर बनता है, इसी बैरियर के तहत ये अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बेटा हर्कोगैमी आप समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, एनर्जी नहीं वेस्ट करना है इसमें। एक्चुअली ये क्रूसीफेरी फैमिली में ये पॉसिबिलिटी होती है, खैर इस पे हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है ना बेटा। ठीक उसी प्रकार एक सेल्फ स्टेरिलिटी होता है। सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होगा
कि अगर किसी भी प्लांट में, यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, किसी प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर उसका सेम फ्लावर से निकले हुए एंथर से पॉलन जो आकर के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर वो लैंड कर रहा होता है तो ऐसे फ्लावर स्टेराइल हो जाएंगे, यानी कि वो विटर ऑफ हो जाएंगे, यानी वो झड़ करके गिर जाएंगे। जैसे एक ऑर्किड का पौधा होता है, नाम सुना होगा, ऑर्किड का पौधा होता है, उसमें होता क्या है कि जैसे ही इसी फ्लावर के एंथर से निकला हुआ पॉलन अगर इस पे आएगा तो वो उस पे जर्मिनेट ही नहीं होगा। जैसे ही जर्मिनेट थोड़ा बहुत जर्मिनेट होगा वो पौधा ही झड़ करके उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये मेथड होता है सेल्फ स्टेरिलिटी का, ठीक है ना, कि वो स्टेराइल कर। चलिए हाँ ठीक है बेटा, समझ पाए ना, ये सेल्फ स्टेरिलिटी। बेटा एक जैसे मैंने कहा कि पौधा झड़ जाएगा, पौधा नहीं होता है एक्चुअली, ये फ्लावर होता है, ठीक है ना, फ्लावर ही झड़ करके वो निकल जाएगा। ठीक, सेल्फ स्टेरिलिटी पे बहुत ज्यादा आपको एनर्जी भी नहीं वेस्ट करनी है, सिर्फ जानते रहना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा, जो शुरू के 4 चीजें हैं, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। होप आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस समझ में आया होगा। बेटा जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, आप हमें नोट्स व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहना है बेटा, ठीक है ना, हम किसी भी एग्जाम को फोड़ के रख देंगे। ठीक, और अब इसके आगे बेटा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा। हमारा वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, आपको पता ही है कि अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, हमें बहुत ज़्यादा, हमारे पास टेक्निकल इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम इसको आगे कैरी ऑन कर सके। सो आज हम इसको यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।